जब भी हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सोचते हैं ना, तो एक बहुत ही मॉडर्न पावरफुल मिलिट्री की इमेज दिमाग में आती है ना। पर क्या कभी सोचा है कि इस जबरदस्त ताकत की जड़ें वो कितनी पुरानी हैं? देखिए, इसकी कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पहले शुरू हुई थी। तो आइए भारतीय सशस्त्र बलों के इस 5000 साल के लंबे और शानदार सफर को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से। आज की तारीख में भारतीय सशस्त्र बलों में पता है कितने सक्रिय सैनिक हैं? 14 लाख से भी ज्यादा। और ये जो नंबर है ना, 14 लाख, ये इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री बना देता है। मतलब हमसे आगे सिर्फ एक ही देश है, चीन। लेकिन एक और चीज है जो इसे सबसे अलग बनाती है, और वो ये है कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑल वॉलंटियर सेना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि यहाँ कोई जबरदस्ती भर्ती नहीं होती, मतलब कोई कंस्क्रिप्शन नहीं है। हर एक सैनिक अपनी मर्जी से, अपने जुनून से देश सेवा के लिए आता है। तो सवाल फिर वही है कि आज की ये इतनी बड़ी, इतनी प्रोफेशनल फौज आखिर बनी कैसे? इस मुकाम तक का सफर कैसा रहा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा नहीं, बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में, वो दौर जहां संगठित सेनाओं की पहली नींव रखी गई। ये जो नक्काशी हम देख रहे हैं, ये सांची स्तूप की है, और ये कोई आम डिजाइन नहीं है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुशीनगर की घेराबंदी को दिखा रही है। सोचिए जरा, ये एक जीता जागता सबूत है कि भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी की परंपरा कितनी हजारों साल पुरानी है। भारत का मिलिट्री इतिहास ना वाकई बहुत पुराना और गहरा है। इसका जिक्र हमें वेदों और हमारे महाकाव्यों में भी मिलता है, और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी। जरा सोचिए, 2300 ईसा पूर्व लोथल में दुनिया का पहला टाइडल डॉक बनाया गया था। यह एक मजबूत समुद्री ताकत होने का इशारा है। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते मौर्य साम्राज्य के पास तो नेवी के लिए एक बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट था, और सदियों बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में मराठा नेवी इस पूरे सबकॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल नौसेना बन गई थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम उस दौर में चलते हैं जिसने भारतीय सेना की शक्लो सूरत हमेशा के लिए बदल दी। ये दौर था ब्रिटिश साम्राज्य का। ये जो 2 तस्वीरें हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ देखिए 1895 की एक आर्टिलरी यूनिट, और दूसरी तरफ 1944 की बख्तरबंद गाड़ियां। सिर्फ 50 साल का फर्क, और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर आ गया। असल में ब्रिटिश राज में, खासतौर पर वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, सेना का मॉडर्नाइजेशन बहुत ही तेजी से हुआ। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सेना का रोल बहुत बड़ा था, एक ग्लोबल रोल। करीब 10 लाख, जी हां, 10 लाख भारतीय सैनिकों ने विदेशों में जंग लड़ी। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, हर मोर्चे पर। और इस जंग की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमने 74,000 से ज्यादा वीर सैनिकों को खो दिया। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह योगदान और भी ज्यादा बड़ा हो गया। इस बार भारतीय सेना में 25 लाख से ज्यादा सैनिक थे, और ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी बन गई। ये आज भी एक रिकॉर्ड है, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन इतनी बड़ी भागीदारी के बावजूद सेना के टॉप रैंक्स में भारतीय अधिकारियों का पहुंचना, ये एक बहुत ही धीमी और मुश्किल प्रक्रिया थी। इसे इंडियनाइजेशन कहा जाता था, पर यह सफर वाकई बहुत लंबा था। जैसे देखिए, 1928 में जाकर डीएन मुखर्जी पहले भारतीय कमीशन ऑफिसर बने। फिर 1940 में सुब्रतो मुखर्जी ने पहली बार एक एयरफोर्स क्वाड्रेंट की कमान संभाली, और 1945 में जाकर केएम करियप्पा पहले भारतीय बने जिन्हें ब्रिगेडियर का रैंक मिला। और इसके बाद इतिहास का वो पन्ना पलटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दौर था भारत की आजादी और उसके साथ हुए विभाजन का। 15 अगस्त 1947। सिर्फ देश का ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का भी बंटवारा हुआ। सालों से साथ रहने वाली रेजिमेंट्स, जहाज, एयरक्राफ्ट्स, सब कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया। यह सेना के इतिहास का शायद सबसे मुश्किल और भावुक दौर था। फिर आई तारीख 26 जनवरी 1950, वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बना, और यहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ। सेना के नामों से रॉयल शब्द हटा दिया गया, जो ब्रिटिश हुकूमत की निशानी था। तो अब रॉयल इंडियन नेवी बन गई इंडियन नेवी, और रॉयल इंडियन एयरफोर्स बन गई इंडियन एयरफोर्स।
ये ब्रिटिश राज के अंत का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसका सबको इंतजार था। 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पद संभाला। और इसी खास दिन को आज हम सब हर साल आर्मी डे यानी सेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब अतीत से निकलकर वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं। आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने क्या चुनौतियां हैं और आने वाले कल के लिए क्या लक्ष्य हैं। अच्छा, आज की एक बड़ी सच्चाई यह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर्स में से एक है। मतलब हम अपने ज्यादातर हथियार बाहर से खरीदते हैं। हमारे सबसे बड़े सप्लायर्स में रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। और जाहिर है ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को भी दिखाता है। और इसी निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, यानी अपने हथियार और टेक्नोलॉजी खुद देश में ही बनाना। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत, जो आज दुनिया के टॉप डिफेंस इंपोर्टर्स में गिना जाता है, वो अपनी मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार और मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों के दम पर आने वाले वक्त में एक टॉप इंपोर्टर से एक टॉप एक्सपोर्टर बन सकता है? इस सवाल का जवाब ही भारतीय सशस्त्र बलों के भविष्य की दिशा तय करेगा।